नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में जो ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की धुरी हैं। अगर बीते करीब करीब 1.5 दशकों के भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण अध्यायों को हम देखें, उनके चैप्टर्स को हम देखें या उस किताब को हम खोलें, तो कोई पन्ना जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा है उसमें उनकी भूमिका हमें ज़रूर नज़र आती है। और ख़ास तौर से चुनावी राजनीति के तो वो कैप्टन हैं। कैप्टन इस मायने में है कि चाहे रणनीति बनानी हो या फिर किसी को पकड़ना हो या फिर किसी को छोड़ना हो, इन तमाम चीज़ों में उनको महारत हासिल है और बड़ी विनम्रता से और बड़ी सफाई से वो अपनी इस भूमिका का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जब भी मीडिया उनसे पूछता है कि आपकी ये भूमिका रही, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरी कोई भूमिका नहीं है। बड़ी विनम्रता से एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन भीतर ये ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके मन में कि राम काज कीजे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री, और कोरोना काल की लड़ाई भी वो बखूबी लड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत धन्यवाद जी। पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति का कोई भी अध्याय आपके बिना पूरा होता हुआ बीते 1-1.5 दशकों में दिखता नहीं। बहुत अच्छी बात है। अमित शाह जी के प्रिय पात्रों में से आप माने जाते हैं और शायद उनकी शैली आपको पसंद है और आपकी शैली उनको बहुत पसंद है। गृह मंत्री के नाते और एक सामने ये भी हो गया है, यहाँ आपके पास गृह मंत्रालय, उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय। बहरहाल बीजेपी में आपकी ये जो एक शैली है, इसको लेकर बड़ी चर्चा रहती है। आप विनम्र भाव से कह के निकल जाते हैं। मुझे मालूम है आज भी आप कोई हमको क्लू नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं सवाल कर रहा हूँ कि किस तरह से ये आक्रामक बल्लेबाजी का क्रम निरंतर जारी रहेगा? पहले तो सर जी, मेरी तुलना अमित शाह जी से नहीं हो सकती। वो तुलना ऐसी है जैसे सूरज को दिया दिखाते हैं जी। वो बहुत विद्वान है और उनका अपने विषय पे बहुत अच्छा कमांड है। हम उनके अनुयायी हैं। जहाँ तक बाकी के विषयों का सवाल है, तो मेरा सवाल का जवाब आप दे रहे हैं लगातार जी कि मेरी कोई ज़्यादा भूमिका कहीं नहीं है। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, शिवराज जी, बीडी भाई, इनके सबके आभा मंडलों के प्रकाश में हम प्रकाशित हो रहे हैं। हमारा स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए जैसा बता देते हैं वैसा करते हैं। जी। बता के जैसा करना, यही तो महत्वपूर्ण है कि बताया तो बहुत कुछ जाता है कि तेज़ी से रन बनाओ, ऑफ साइड में चौके मारो, इधर पीछे की तरफ छक्के उठाओ, लेकिन वो करने वाला अगर व्यक्ति हो, जिस तरह से धोनी बल्लेबाजी करते हैं, विराट कोहली करते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश की राजनीति का कैप्टन विराट कोहली कहने वाले इसीलिए कहते हैं कि आप जहां ज़रूरत हो वहीं छक्के मार देते हैं। नहीं, कोई छक्का नहीं मारता। पता नहीं आप क्यों कह रहे हो। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसा कोई छक्का मैंने नहीं मारा है। ये अलग बात है, आप बोल बोल के मेरे नाम चढ़ा देते होगे। मैंने कोई छक्का नहीं मारा। ये 2019 के बाद का जो घटनाक्रम 2020 का रहा, कांग्रेस सरकार के को लेकर जो उनके, आप जो भी कहिए, अंतर्विरोध थे, हमने उसका लाभ ले लिया, फ़ायदा उठा लिया, उसमें केंद्रीय भूमिका तो आप ही की रही। नहीं, कांग्रेस टूटी, हमारी क्या भूमिका। हम भाजपा वाले, वो कांग्रेस वाले, अपनी कोई भूमिका नहीं। मुझे वो गीत याद आता है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये सच्चे पर कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जी नहीं, ये तो खैर यही आपका एक राजनीतिक चातुर्य है। आपका घर भी बड़ा इन दिनों चर्चा में है, पावर सेंटर है। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए। शरद द्विवेदी जैसे विद्वान आएंगे तो चर्चा तो होगी ना। विद्वता अलग चीज़ है। आप जैसे लोग आते हो तो चर्चा हो जाती है। चर्चा तो करने वाले तो खैर आप ही लोग हो जी। अब किसी रूप में भी आप बिठा दो। जी जी। है तो आपके हाथ में, है तो मीडिया के हाथ में ना। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, आप भी ये चीज़ बखूबी जानते ही हैं, भले ही आप इसका जवाब उसी विनम्र भाव से देते रहें, लेकिन जब बड़े नेता किसी, चाहे अमित शाह जी आएँ यहाँ, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएँ, ये सारी चीज़ें बताती तो हैं कि एक आपके घर में एक व्यूह नीति, रणनीति, एक कहीं भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा, और हर दृष्टि से वो अनुकूलता भी है। आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के एक बहुत अहम किरदार हैं। सरकार में नंबर 2 माना जाता है गृह मंत्री को। इस दृष्टि से भी आप सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। तो अब ये मानने में तो मुझे नहीं लगता कोई झिझक होनी चाहिए कि कोई भी नहीं आया मेरे यहाँ। जी। मैंने उनको बुलाया जी। मैंने आग्रह किया, हाथ जोड़ा, आपसे भी आग्रह किया, उनसे भी किया आग्रह। जी। ये आप सबकी उनकी मानता है कि मान जाती हो बस।
मेरा आग्रह चाय का था, मान जाते हैं, बस इतनी सी कहीं बात। और इतने नेताओं को हमने जाते हुए नहीं देखा। आग्रह नहीं हुआ होगा, नहीं जरूर जाते हैं। जी, चलिए ये बताइए मुझे कि जब से बीते 2-2.5 महीनों में आप अपनी सरकार का, बहुत छोटा समय है ये और बहुत कठिन समय है ये, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मूल्यांकन करने के लिए क्या समय है, लेकिन क्या आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी आपको मिली, बीजेपी को मिली कांग्रेस सरकार गिरने के बाद, आप एक मजबूत कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करते हैं कि मध्य प्रदेश सही हाथ। निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण में द्विवेदी जी, हमको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने शपथ ली। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा था और 23 तारीख को माननीय शिवराज सिंह चौहान ने रात को 9 बजे शपथ ली थी। पहले हम 22 तक की बात करेंगे, फिर 23 की बाद की बात करेंगे। 22 तक पूरे प्रदेश में कोरोना घेर चुका था और वो इसकी शुरुआत हुई इंदौर से। इंटेलिजेंस लगातार रिपोर्ट देता रहा उस समय की तत्कालीन कमलनाथ सरकार को, कांग्रेस की सरकार को। मेरा कोई भी बात पे आरोप मत मानना, आप रिकॉर्ड निकाल के देखना जरूर। मैं इंटेलिजेंस के अलग विभाग की बात कर रहा हूँ, मैं सेक्शन जमातियों के बारे में। बाहर से जमाती इंदौर आते रहे, जमा होते रहे, लेकिन सरकार ने चिंता ही नहीं की। सरकार को चिंता थी जैकलीन की, सलमान की, आईफा अवार्ड की। इंदौर में जमाती आ रहे थे, इंदौर में ही आईफा अवार्ड होना था। पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी को खुश करने के लिए आईफा में व्यस्त था और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जैकलीन को, कमलनाथ को खुश करने में व्यस्त थे। अब कम देखता कौन इस बात को। कोरोना ने अपने पैर पसारे, बचा हुआ समय मुख्यमंत्री जी सरकार बचाने में दे दिया। 23 तारीख को शिवराज सिंह चौहान जी ने 9 बजे शपथ ली और 10 बजे पहली बैठक की कोरोना की। इसके पहले एक भी सैंपल नहीं लिया गया था। 23 के पहले कोई कंटेनमेंट एरिया नहीं बना, कोई अस्पतालों की व्यवस्था नहीं, कोई दवाइयों की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं था 23 के पहले। वो तो मध्य प्रदेश का सौभाग्य कि शिवराज सिंह जी आ गए और उन्होंने ताबड़तोड़ इस तरह का किया और उसका परिणाम आप देखिए ये आया है कि देश भर में कोरोना के मरीज दुगने हो गए और मध्य प्रदेश में आप पिछले 8 दिन का 10 दिन का रिकॉर्ड निकाल लो, हमारे यहाँ डिस्चार्ज होने वालों की संख्या ज़्यादा है बनस्पत संक्रमित मिलने वालों की संख्या से। आप पूरा का पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा अंतर उसका है। पॉजिटिव केस 137 और डिस्चार्ज हुए 218 परसों का है और इसी तरह से रिकवरी रेट आज मध्य प्रदेश में 64% है, जो हिंदुस्तान के 1-2 प्रदेशों में ही होगी मेरे ख्याल से जहाँ रिकवरी रेट है। डबलिंग की रेट पूरे देश में 16 है और हमारी 32 है। मैं दुगने का अंतर बता रहा हूँ मैं हर चीज़ में। फिर भी हमने WHO की राय मानी, फिर भी हमने विशेषज्ञों की राय मानी और डबलिंग के हिसाब से जून तक की हमने 80,000 बेड की व्यवस्था की। हम पे आज 8,000 केस भी नहीं है, लेकिन हमने व्यवस्था कि भाई संक्रमित अगर इतना एक कोई पता नहीं क्या से फैलेगा, पता नहीं है, चूंकि अज्ञात आशंकाओं से मन ग्रसित है तो अपन तैयारी पूरी रखो। आज मध्य प्रदेश के अंदर कुल 2,748 एक्टिव केस है, कुल 2,000 था। आप कल्पना करो मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज ही कुल 2,700 बचे हैं। ये दो और इंदौर अगर माइनस कर दो तो हम 1,000 के अंदर ही आ गए। अभी ACS सुलेमान साहब ने ये बात कही हेल्थ की, फरवरी में इंदौर से अगर हम उस समय चीज़ों को पकड़ लेते
तो ये सरकार के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का बयान है और उसको बड़ा अहम बयान माना गया और ये भी माना गया कि ये एक चूक थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगता है कि जो राजनीतिक खींचतान चल रही थी उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और उसकी वजह से ये चीज़ें डिलेड होती चली गई और उसकी तरफ पूरा जी बहुत बार ये बात आ चुकी है उनके मुंह से जी कि बीजेपी जिम्मेदार है। आप तो बहुत अच्छे विश्लेषण करते हो कई विषयों का, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ, आपको सुनने वाला। ऐसी आपकी कोई डिबेट नहीं है कि मुझे पता चले कि आप बैठ रहे हो कि मैं नहीं सुनूं। और अगर मैं मान लो सफ़र में भी होता हूँ तो मैं उसका विजुअल फुटेज या व्हाट्सएप पे वो मंगा लेता हूँ आपकी डिबेट कि भेज दो सुनने की इच्छा, क्योंकि मुझे शब्दों का आपका चयन अच्छा लगता है, शब्दों का मेरा ज्ञान बढ़ता है। तो मुझे ये बताओ, कांग्रेस पार्टी टूटी, वो अपना घर नहीं संभाल पाए, दोष हम पे दे रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई आप अपना घर नहीं संभाल पाए तो हम पे दोष क्यों दे रहे हो? आपका नेता टूट के चले गए, हाँ, इसका दोष हमारा है क्या? और उस नेता को भी आपकी जवान ने तोड़ के भेजा। गलत कह रहा हूं क्या मैं? जी, आपके विधायक आपको छोड़ के चले गए 22, हमारा क्या दोष इसमें? अब हम नंबर 2 के 107 विधायक हमारे पास थे, 100 इनके जीत के आए जी, 14, जी, तो 107 कुल 7 सीटों का अंतर है। तो हम दावेदारी भी नहीं करें, और नहीं करें तो क्यों नहीं करें? जब आपके जो नेता ने आपको छोड़ा वो हमारे परिवार में आए, जी, आपके विधायक जिन्होंने आपके दल को छोड़ा, विधानसभा की सदस्यता छोड़ी, वो हमारे दल में आए, तो क्या फिर भी हम दावेदारी प्रस्तुत न करें? और अगर हमने दावेदारी प्रस्तुत कर दी तो गुनहगार हो गए, और आप गुनाह करके भी ईमानदार हो गए। जी। नहीं, ये एक राजनीतिक घटनाक्रम है और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब कोई कंसिक्वेंसेस ऐसे होते हैं तो अतीत में चाहे वो मैंने तो हमेशा आगाह किया था, जी, सर जी आप साक्षी हो, आपका चैनल साक्षी है, मैंने बंसल पे भी सुना, इस तोड़ फोड़ की शुरुआत करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था, उसका नाम है माननीय कमलनाथ जी। हमारे 2 विधायकों को क्रॉस वोटिंग कराई, और क्रॉस वोटिंग करा के गर्व के साथ में विधानसभा में प्रेस के सामने आए। मैंने उस समय भी कहा था कि खेल शुरू आपने किया है और खत्म हम करेंगे इसको। मैंने विधानसभा की फ्लोर पे कहा था जी, अपने भाषण में बिल्कुल ठीक। कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। यही सबसे बड़ा वो सवाल है कि क्यों आप कांग्रेस के प्रिय पात्र रहे और क्यों आपको टारगेट किया गया, क्योंकि माना यह गया कि वो लड़ाई जो थी कांग्रेस सरकार के खिलाफ, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी ताकत से लड़ी। नहीं, मैंने बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ी। ये सच है कि उनने मेरे पे आक्रमण किए। क्यों किए, लेकिन ये वो जाने, लेकिन उनने जितने भी एग्जामिन करे, जितने भी परखी लगाई, जितने भी नट बोल्ट मेरे ढीले करने की कोशिश करी, उतना मैं मजबूत होता गया। उन्होंने धक्का तो दिया था डुबाने के लिए, परिणाम ये हुआ कि हम तैराक हो गए। मेरे स्टाफ तक को, मैंने एक चपरासी को जेल भेज दिया, मेरे स्टाफ को जेल भेज दिया, झूठे केस लगा दिए, बुलडोजर चलवा दिए बिल्डिंगों पर। परिणाम क्या हुआ? मैंने उस समय भी कहा था कि आप तो नोटिस भेजो, मैं खुद गिरफ्तारी देने आऊंगा और बैंड बाजों के संग आऊंगा। नहीं भेजा, वो अलग बात है। जितनी जांचें थी सब कराई, एक में भी एक पैसे का दाग ही नहीं बता पाए। जितनी जांचें थी सब कराम मारी, मेरी जमीनें तक नपवा दी उनने। पुराने जो केस थे दिग्विजय सिंह के समय के भी, वो भी उखड़वा मारे उन्होंने। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक थोड़ा राजनीतिक आइडियोलॉजी का सवाल है कि ये राजनीति किस तरफ जा रही है। मतलब इस तरह से चीज़ें करना, इस तरह से चीज़ों को निकालना, इस तरह से किसी नेता के पुरानी चीज़ों को, जो कितना उनमें आधार है कितना नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का स्वभाव और चरित्र नहीं था कि इस तरह से हमने सीनियर लीडर्स के खिलाफ मामले या उनके एसोसिएट्स के खिलाफ चीज़ें, जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हुई है। लेकिन मैंने मतलब 2003 में ज़रूर उमा जी, दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे, लेकिन वो भी मुझे इस तरह का स्तर नहीं दिखा जिस तरह की ये टकराहट मुझे दिखी। क्या इसको लेकर आप चिंतित हैं? वो चिंतित थे, इसलिए इस तरह के काम उन्होंने किए।
उनको लगता था कि वो इस तरह की दबाने की राजनीति करके, इनके नेता भी इमरजेंसी में, अब चूंकि कमलनाथ जी हैं तो उसी दौर के इमरजेंसी वाले, उन्हीं माननीय संजय गांधी जी के साथ ही रहे हैं, तो इनके दिमाग में वही रील आज तक फिट थी, ऐसा लगा मुझे। ये मध्य प्रदेश में कभी राजनीति में छिंदवाड़ा के अलावा तो कहीं रहे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जबलपुर संभाग के देते अपन उस समय का, और मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वो 5वें फ्लोर से आए ही नहीं। वो तो दूरदृष्टा थे, शपथ लेते ही क्वारंटाइन हो गए थे, उन्हें मालूम था कोरोना आएगा। तो कभी वो जनता के बीच ज़्यादा रहे गए नहीं, कारण उम्र भी हो सकता है, कारण स्वास्थ्य भी हो सकता है, पर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि ओले पड़ गए और कमलनाथ जी खेत पे खड़े। मुझे नहीं देखा कहीं पाला पड़ा तो कमलनाथ जी खेत पे खड़े। मैंने नहीं देखा कभी बाढ़ आ गई है, इतनी ज़्यादा बाढ़ आई उनके टाइम में खरगोन रतलाम मंदसौर तरफ, बैक वाटर आ गया पूरा बांध का, कि कमलनाथ जी ने कभी इच्छा भी करी हो जाने की, हवाई सर्वे जैसा कर रहे थे। और तो और भोपाल में जब बच्चे मर गए डूब के नाव से गणेश प्रतिमा विसर्जन पे जी, तब भी उन्होंने नहीं कभी सोचा कि हमें किसी के पास जाना है। छरंदो पूड़ी सुवारी वाली राजनीति थी कारपोरेट कल्चर की। तो वो इमरजेंसी वाली बात में ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई उन्होंने की, अकेले मेरे पे नहीं की। आप आश्वस्त करते हैं कि बीजेपी सरकार 100% ऐसी कोई कार्रवाई 100% जी, कोई भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। एक और राजनीतिक सवाल के साथ में कुछ आपके डिपार्टमेंट्स की तरफ आऊँगा। कोरोना में निश्चित तौर पर आपकी उपलब्धियां काफ़ी आश्वस्त करती हैं और ये अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में आप इस तरह से आगे बढ़े हैं। मेरा राजनीतिक सवाल ये है, बाई इलेक्शन एक बड़ा अहम मसला है और ग्वालियर चंबल की 16 सीटें जो हैं वो बहुत अहम रोल अदा करेंगी और उसमें आपकी भूमिका भी इस मायने में देखी जा रही है कि आप भी उसी रीजन से आते हैं और आपकी खासी, अभी बालेंदु शुक्ला जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये खेल चल ही रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, और ये चलेगा चुनाव तक। हम देखेंगे कि कई किरदार इधर से उधर होंगे। कितने आप आश्वस्त हैं? बीजेपी दावा कर रही है कि पूरी की पूरी सीटें होंगी, फिर भी क्या आप ये कह सकते हैं कि 70% या 80% या 90% अंकों के साथ उत्तीर्ण होगी? ये दावा कर सकते हैं आप? ज़्यादा ही होगी जी, आप देखना जी। इसका कारण, इसका विश्वास? उसका कारण ये कि काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जी, माननीय कमलनाथ जी झूठ बोलकर सरकार में आए थे, मिथ्या प्रचार किया। इन्होंने अकेले ने नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी वही किया। राहुल गांधी जी आए और बोले कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर दूंगा और नहीं कर पाया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आपने भी सुना जी, आपके चैनल पे, मैंने भी सुना उनका बयान भाषण देते हुए। कमलनाथ जी ने भी कहा 10 दिन में कर देंगे, 2 लाख रुपए कर देंगे। लोग छलावे में आ गए, भ्रम में आ गए, धोखे में आ गए। इन्होंने नौजवानों से कहा कि आपको नौकरी देंगे, नहीं दे पाएंगे तो घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे, जी, 4000 रुपया महीना। नौजवान का रुख बदल गया। हम भी जानते थे कि ये ऐसा नहीं कर सकते, ये झूठ बोल रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? सरकार में आए और आज तक जिस दिन हटे हैं उस दिन तक 10 दिन में माफ करना था ना जी, पहला झूठ, और जिस दिन हटे हैं उस दिन तक एक का भी 2 लाख माफ नहीं किया। एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, नॉट ए सिंगल मैन। आप तो सिर्फ इनसे कहिए, अगर कोई भी उनका समर्थक बंसल न्यूज सुनता हो तो उनसे कहिए, आप तो किसी एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता जिसे मिलाओ उसको ला के बिठा लो, हम पूरे प्रदेश के नौजवान का बेरोजगारी भत्ता आपने दिया हम मानेंगे, और हम मुक्त कंठ से उस एक को मल्टीप्लाई करके 1000 कर देंगे और कहेंगे कि यस आप सच बोलते थे, हम झूठ बोलते हैं। जी, ला नहीं सकते, इस कारण से भाजपा जीतेगी। हम जो कहते हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो माननीय मोदी जी, चाहे गृह मंत्री हो अमित शाह जी, और चाहे शिवराज सिंह चौहान, जो कहा वो किया, और उतना ही कहा जितना किया, जितना कहा उतना किया। मोदी जी का लॉकडाउन और मोदी जी का जनता कर्फ्यू विश्व ने अपनाया। जी, जी। आज हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धति और हमारा कोरोना काढ़ा विश्व ने अपनाया। आज हमारी संस्कृति के बाहर ही बैठे, घर के बाहर जूते रखें
घर के बाहर चप्पल उतारें, हाथ पैर धो के घर के अंदर आए, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, चुम्मा ना लें, दूर से प्रणाम करें। आज वो करुणा प्रणाम बन गया वो। जी ठीक कहा आपने। हमारी संस्कृति को अंगीकार और स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो जो पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रच रहे थे, ढल रहे थे, बस रहे थे, आज उनको लौट के वहीं आना पड़ेगा। जी, और किस तरह आप आगे की लड़ाई को देखते हैं, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये 2 महीने जून और जुलाई चुनौतीपूर्ण रहेंगे। अब चूंकि क्या है कि जब मौसम विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई सावधान हो जाओ, जी तूफान आने वाला है, तो हमने तैयारी तो उस हिसाब से की, भले वो बॉम्बे के पहले डाइवर्ट हो जाए, जी निसर्ग जी, उसके हाँ, पहले बिल्कुल ठीक डाइवर्ट हो बात है। जाए, जी। लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ तैयारी करनी ही पड़ेगी ना। तो इसलिए हमने उस हिसाब से तैयारी मध्य प्रदेश में की, पूरी की हुई। 80,000 की तैयारी की, जैसा मैंने आपको बताया। जी पीपीई किट हमारे पास 5,55,718 उपलब्ध है। जी N95 मार्क 6,03,450 वर्तमान में उपलब्ध। जी टेस्टिंग किट्स 1,78,476 एडवांस में उपलब्ध है। मतलब हमें किसी की चिंता नहीं करनी है। जी कोविड केयर सेंटर 501 हमने बना के रख छोड़े, 501। आइसोलेशन बेड हमारे पास 31,112 अलग से कर रखे हैं हमने। जी आईसीयू बेड्स हमने हर एक जगह पे संभाग केंद्रों पे 873 करके अलग छोड़ रखे हैं। वेंटिलेटर हर जगह पे 558 की हमारी तैयारी है, जो हमने प्रदेश में तैयारी करके छोड़ दी है। जी जी अगर नहीं आता कोरोना, हमारी भी इच्छा यही है, भगवान की इच्छा भी यही है, आपकी भी यही जी। है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए। जी भाव ये है मन में। जी जी, कोशिश करेंगे इसको फैलने न दें मध्य प्रदेश में। मतलब एक सकारात्मक बात यह है कि कोरोना से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमने अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार कर बिल्कुल तैयार कर लिया, जो आगे हमेशा बरसों बरस मदद बरसों बरस में आपको अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर से शिकायत नहीं होगी। करेगा। जी इसलिए हमारे पास में वो सारी सुविधाएं, एक मध्य प्रदेश सुविधा युक्त प्रदेश बन जाए, वो हमने तैयार करने की कोशिश की है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जाहिर तौर पर इसके लिए बजटिंग और तमाम तैयारियां आपने की हैं और उसी के नतीजे हैं ये। गृह एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, और अभी आपका एक बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप ये रहा, क्रांतिकारी कदम की FIR आपके द्वार। ये सबसे महत्वपूर्ण, जो किसी भी अपराध के घटने का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, वो है प्रथम सूचना रिपोर्ट। और इसको लेकर कई बार आरोप लगते हैं कि जो पीड़ित है, फरियादी है, उसको बड़ी कठिनाई होती है। आपने ये योजना लॉन्च की, इसकी बड़ी सराहना हुई, देश में अलग तरह की योजना मानी गई है। इसका क्रियान्वयन ठीक से हो, इसकी पूरी निगरानी, इस पर भी आपका पूरा जोर होगा ही। क्रियान्वयन मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, DG साहब कर रहे हैं, और बहुत अच्छी स्थिति में हमारी FIR है। लोगों के कॉल भी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो वो फैल रहा है। और पीछे लॉजिक तो सिर्फ इतना सा था कि लोगों को जो ये शिकायत रहती थी कि थाने जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अरे भैया, जाने की जरूरत ही क्यों, थाना आपके यहाँ आएगा ना। जी हम उल्टी गंगा बहा देते हैं। अकेला वो ही नहीं लिया है, जी पीड़ित के लिए अभी तक क्या था, कुछ छोटी छोटी बातों के सुधार थे। अब जिसका केस चल रहा है न्यायालय में, मुजरिम को कॉपी दी जाती थी उसकी, जी गवाहों की, सबूतों की। मेरी समझ में ही नहीं आया मुजरिम को क्यों इतनी मदद कर रहे हैं। वो गवाहों को हॉस्टाइल करा सके, गवाहों से संपर्क कर सके, इसलिए फरियादी को दी नहीं जाती, उसे मालूम ही नहीं है कि मेरा क्या हो रहा है केस का। हमने प्रारंभ किया कि नहीं, फरियादी को, ठीक बात। हम रोक नहीं रहे, उसको दे रहे हो, हाँ। पर कॉपी एक नहीं, कॉपी दो दो। जी फरियादी भी तो पन्ने पलट के देख सके, या अपने बच्चे को, पढ़े लिखे को बता सके कि ये किसका नाम है राम मिलन, किसका नाम है राम गोविंद, ये राम सखा कौन है, तो वो भी तो पता चले गवाह कौन है, इसमें सबूत क्या है इसके। वो हमने प्रारंभ करा दिया। हमने कैप, आपने देखा बिल्कुल, कैप की हमने 1 महीने में 3 निर्णय आपके सामने करके दी। वो बड़ा है बहुत छोटी, पर ऊनी कोट कैप पहन रहा है, और एक बार धुलने के बाद उसका सेप ही बिगड़ जाता है, सेब बिगड़ जाता है। तो कांस्टेबल को तो बहुत दिक्कत आती, पर हमने कहा कि नहीं, आप इसको हटाओ, पी कैप या जो भी आपको पसंद है, पुलिस कैप उसका बना के उसको पहनी। आपने देखा होगा कोरोना बोले इतनी तेज फैलेगा लॉकडाउन खुलने के बाद कि देश में हाहाकार मच जाएगा। आपने सुना होगा कि लॉकडाउन जब खुलेगा तो अफरा तफरी का माहौल होगा।
हमने लगभग सारे शहर खोल दिए मध्य प्रदेश के, लगभग। कंटेनमेंट एरिया छोड़ दें तो पूरा मध्य प्रदेश खोल दिया। आपको शिकायत नहीं मिली होगी अफरा तफरी। एक दिन अखबार में फोटो छपा कि भीड़ थी, उसके बाद में नॉर्मल हो गया पहले दिन के बाद। हम 3 दिन का उम्मीद किए थे, लेकिन लोगों के अंदर भी जागरूकता आई है कोरोना के कारण से। जी। अभी तक मोदी जी की कुछ विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी है, अभी तक पहली बार प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। हर 100 साल में ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन अभी तक सरकारें लड़ती थी, राजतंत्र लड़ता था। पहली बार जनता ने आपदा का सामना किया। उन्होंने थाली बजाने का कहा, आपने देखा होगा जनता ने कितनी उत्साह से जी ध्वनि करी उसकी। शंख बजाए, किसी ने झाल बजाए। उन्होंने कहा कि दिए जलाओ, मोदी जी ने कहा। लोगों ने दिवाली मना दी देश के अंदर। जनता ने उस कोरोना के खिलाफ मुहिम में बढ़ चढ़ के उस आंदोलन में भाग लिया। बिल्कुल। एक जागरूक करने के लिए मोदी जी ने पूरे देश को खड़ा किया। जी डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। आखिरी सवाल मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि 2 महत्वपूर्ण योद्धा जो आपके डिपार्टमेंट के दायरे में आते हैं, एक हैं हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो चिकित्सक हों, नर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, और दूसरे पुलिस, जो दोनों कोरोना योद्धा हैं। और पुलिस का भी वो अमला, मैदानी अमला, मैं टीआई को भी शामिल करूँगा इसमें, एसडीओपी को भी शामिल करूँगा, हेड कांस्टेबल, एसआई कांस्टेबल को भी शामिल करूँगा। इनका मनोबल बना रहे, क्योंकि आप एक ऐसे राजनेता के तौर पर भी देखे जाते हैं जो इन चीज़ों को न सिर्फ बहुत संवेदना से देखते हैं, बल्कि उनको प्रोत्साहित करके उनके मनोबल पर भी आपकी निगाह रहती है। तो इस पर भी क्या आप ये दोनों ही अमलों को आश्वस्त करेंगे, पुलिस और दोनों अमलों के प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं जी, पुलिस विभाग का भी और स्वास्थ्य विभाग का भी जी और अभी जो उसमें आए थे जी हमारे कोरोना की चपेट में शहीद हुए थे जी, उसकी बेटी को आपने देखा होगा, सरकारी नौकरी 50 लाख रुपया, स्वास्थ्य वाले में भी और पुलिस वाले में भी, दोनों को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हैंडल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों के प्रति बहुत अच्छा सोच है। आज कुछ भी कह देना ये ओवरटेक कहलाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का वो कहलाएगा, इसलिए मैं उसको कह नहीं सकता। लेकिन वास्तव में बंसल न्यूज के माध्यम से मैं स्वास्थ्य कर्मचारियों को, स्वास्थ्य अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को प्रणाम जरूर करना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में उनने बिल्कुल देश के लिए जो करना चाहिए था वो उस करने के लिए वो खड़े रहे। वो सभी वंदनीय हैं, वो सभी अभिनंदनीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, और बहुत शुभकामनाएं आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है इस समय कैबिनेट मंत्री के नाते भी और एक राजनेता के नाते भी। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और पुलिस कर्मियों के लिए कि दोनों पर बहुत संवेदना से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों विषयों को देख रहे हैं। यानी ये मैसेज साफ है सरकार की तरफ से जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जरिए हमें मिला है कि दोनों ही अमलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी राज्य सरकार के मुखिया की संवेदनात्मक दृष्टि है और निरंतर फैसले वो हो रहे हैं। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास व्यक्तित्व को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।